अल कायदा को अमेरिका ने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अल कायदा के जिस सरगना उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ऐसी मौत की नींद सुलाई है कि वो कभी नहीं जाग पाया, जिस अल कायदा के आतंकियों पर भारत ने भी कश्मीर में चोट की, और वो अल कायदा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके पास खाने को दाने नहीं है, वो अल कायदा जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भारत को धमका रहा है। नुपुर शर्मा के नाम पर अल कायदा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है। चिट्ठी के सहारे बड़ी लंबी चौड़ी एक चिट्ठी लिखी है अल कायदा की। ये धमकी दे रहा है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमले करेगा। खैर, अल कायदा की धमकी देना कोई नई बात नहीं है। अगर उसका बस चलता तो वो तो भारत को भी अफगानिस्तान बना चुका होता, अब तक ना जाने कितने धमाके कर चुका होता। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अल कायदा को इस तरह से कायदे में रखा है कि वो धमाके की हिम्मत नहीं कर पाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी अल कायदा की हिम्मत नहीं होगी। ये जो चिट्ठी लिखी है, इससे उसका काला चिट्ठा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर होगा। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो अल कायदा की धमकी पर चुप्पी साधे हुए हैं। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ सुनाई नहीं देगा। मुस्लिम देश नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत को बड़ी बड़ी नसीहतें दे रहे थे। अब ये रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं है। बच्चों को मारना, बीवियों, किसी और की बीवी को बंधक बना के उसके साथ जुर्म करना, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। वो अल कायदा की धमकी पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? आज की हुंकार अल कायदा के इसी गीदड़ भभकी के खिलाफ है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय। आखिरी सांस गिन रहे अल कायदा की गीदड़ भभकी। देखिए, ये अल कायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। भारत पर नजर, अल कायदा का जहर। कायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया। नुपुर शर्मा के बहाने अल कायदा चला भड़काने। अल कायदा वाले कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, और मैं उन लोगों से भी ये अपील करता हूँ, उन आतंकवादी संगठनों से भी हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है, और उन तमाम हुकूमतों से भी कि ये हमारा घरेलू मामला है। जवाहिरी की जिहादी साजिश का जवाब कैसे? अल कायदा की स्टेटमेंट आप देखें तो उन्होंने गजवाए हिंद की भी धमकी दी है कि वो भारत के ऊपर हमला करके भारत पे कब्जा करेंगे। देखिए साहब, ये 2 टके की ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपनी जो है औकात से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अल कायदा की धमाके वाली धमकी का इलाज क्या है? अल कायदा जो कुछ कर रही है वह एक किस्म से ईश्वर विरोधी है, मानवता विरोधी है, इस्लाम और नबी पैगंबर विरोधी है। गुस्ताख अल कायदा पर कब बोलेंगे मुस्लिम देश? सीधा सवाल है। गुस्ताखी अल कायदा ने भी की है, लोकतंत्र को धमकी देने चला है, खुद ने इंसानियत को तार तार करके रखा है। कब बोलेंगे मुस्लिम मुल्क इसके बारे में? जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सुबही खान साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल मन्नान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। मनोज काका साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबही खान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। मतलब ये मैंने पढ़ा खत को, 3-4 बार पढ़ा और सिर्फ हंसी आ रही थी। तो क्या खाने को नहीं है दाने?
हमें चला धमकाने। जी जी, रूबिका जी, अलकायदा तो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा ये आपने बहुत अच्छे से एक्सपोज कर गया है। उनका तो वो खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई अब लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारतवासियों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए लोग आपस में लड़ते हैं और लड़ाते हैं, कि आपसी लड़ाई, आपस में भाई बहनों की लड़ाई तब तक ही शोभा देती है जब तक सिर्फ घर में हो। जब दूसरे लोग उसका फायदा उठाने लगे या आपके घर की तरफ, आपके मुल्क की तरफ आंखें तरेर के देखने लगे, तो वो समय हो जाता है कि आप आपस की लड़ाई भूल के उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। तो ये अगर हम कर पाएं तो बहुत अच्छा है, वरना क्या राजनीति है और क्या मातृभूमि के लिए प्रेम है वो तो सब जानते ही हैं। एक बात मैं एक मुसलमान होने के नाते कहना चाहती हूँ रूबिका जी, जो आपने भी अभी कहा था, मैं उसको और रिआइट्रेट करना चाहती हूँ कि जब सीरिया में इस्लाम के नाम पर झगड़े होते हैं, वॉर होती है, छोटा सा एक बच्चा 4 साल का, मैं खुद एक 4 साल के बच्चे की माँ हूँ, 4 साल का बच्चा समुद्र के जरिए बहता हुआ समुद्र तट पे आता है, उसका फोटो तो लोग वायरल करते हैं लेकिन इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्या उस बच्चे की लाश समुद्र में बहना गुस्ताखे रसूल नहीं है? अफगानिस्तान में तालिबान मैटरनिटी वार्ड में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, गर्भवती महिलाओं को 2-2 महीने के बच्चों के चीथड़े उड़ा देते हैं आप इस्लाम के नाम पर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर। क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जैश मोहम्मद आतंकवादी संगठन चलता है, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या जब आप महिलाओं के साथ हलाला करते हैं वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या जब आप मिस्यार मैरिज करते हैं, ट्रैवलर्स मैरिज, 1-1 महीने के निकाह करते हैं महिलाओं के साथ, वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? या 12-12 साल की बच्चियों के साथ आप निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके दुष्कर्म करते हैं बच्चियों के साथ, वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? मुस्लिम समाज को भी ये मनन करना चाहिए कि वो प्रॉफिट जो शायद फेमिनिस्ट कहती हूँ मैं उनको, उस समय अरब में छोटी छोटी बच्चियों को दफना दिया जाता था तो पैगंबर मोहम्मद कहते थे कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। अपनी बेटी बीबी फातिमा के आने पर वो खड़े हो जाया करते थे, अपनी बीवी का इतना सम्मान करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। उनके नाम पर हम इस्लाम की सारी कुरीतियां चला रहे हैं, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं है? तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि अब हम सबको, मुस्लिम समाज को भी मनन करना चाहिए कि गुस्ताखे रसूल वो सारी चीजें हैं जो रसूल को बदनाम कर रही हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी भी है, ठिठोली भी है, किस बात की? जी, सुहेल खान जी जो इस्लाम के बारे में तबसरा कर रही थी उसी पे मुझे हंसी आ रही थी, तो इसलिए कि ये सारी बातें इन्हें समझाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतराम करते थे लड़कियों का, औरतों का, और ये बात इन्हें अपनी दोस्त नवीन जिंदल और उसको समझाना चाहिए, नूपुर शर्मा को समझाना चाहिए थे कि रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी कौन कर रहा था। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई फ्रिंज एलिमेंट यहाँ नहीं बैठा है, जो भी है वो बाहर का है, भाजपा से कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं आया। सवाल ये पैदा होता कि अलकायदा ना तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना उसकी हैसियत है कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। अलकायदा की धमकी गिरफ्त भभकी है, सही कहा आप। और जहां तक जिन देशों की आपने बात की है वो सारे देश मोदी जी के बड़े पक्के दोस्त हैं, तो मोदी जी को खुद कहना चाहिए कि आप जो है ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा अवार्ड तो मोदी जी जाके लाते थे वहां से, अरब देशों से दिया जाता था और ना सारा अब्दुल साहब जाके लाते थोड़ी थे, वो तो बुलाया जाता था, साहब आइए ना, ले जाइए ना। तो शिकायत करें ना कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, अलकायदा भी उनका दोस्त है, वो भी उनके दोस्त है, तो बड़े खुश हो रहे थे मामला ना, हमारा है। आप लोग तो कह रहे थे कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से प्रेशर आया तब जाकर काम हुआ, आप लोग तो बहुत खुश हो रहे थे इस बात को लेकर। आप तो कह रहे थे पेट्रोल देखिए महंगा मिल रहा है। हम रसूलुल्लाह के सामने गुस्ताखी करते हुए लोगों को देख के खुश नहीं हो सकते हैं। नहीं पर तो आप डिफाइन कीजिए अब्दुल मन्नान साहब। नहीं आप तो मुझे ये बताइए, वो फर्जी मुसलमान नहीं है जो असल में एक्शन में गुस्ताखी रसूल कर रहा है? जो सुबही खान कह रही थी वो सुनिए, एक तो होता है जुबानी तौर पर, सामने वाले को नहीं मालूम है, जुबानी तौर पर उसने कुछ कहा, वो अलग बात है, मैं तो उसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन क्या अपनी बीवियों को मारना गुस्ताखे रसूल नहीं है? क्या उनसे दिन भर काम करवाते रहना, उनको अपने नौकर की तरह रखना, उनसे बदजुबानी करना, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है?
क्या अपनी उन माओ पर की बहनों ये की कौन कर बेइज्जती रहा? करना, इज्जत ना करना गुस्ताखे रसूल नहीं ये है? कौन कर रहा क्या है? ये कौन आतंक कर के रहा नाम है? पर अपने बच्चों को बम बांध देना, ये नहीं, मैं आप सोचते रहिए कौन लोग हैं, मैं उन एक्शंस की बात कर रही हूँ। आप क्या आप गुस्ताखे किस पे इल्जाम रसूल लगा रहे हैं? कोक में ही बच्चियों को मार आप देना अपने नहीं दोस्तों है? के बारे में सोचे ना, आप अपने दोस्तों के अरे बारे मेरे में दोस्तों सोचे। को आप छोड़ दीजिए, मेरे दोस्तों के पीछे काहे पड़े हुए हैं आप? अपने घर वालों की और अपने लोगों की बात कीजिए ना, मेरे दोस्तों को अपने छोड़ घर दीजिए वालों की आप। बात तो मैं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। अपने घर वालों की ही बात कर रहा हूँ। जब हमने खुद कहा कि मोदी मान लिया कि हमारे देश के बाप हैं, सबके मालिक हैं, हम बच्चे हैं, और हमने कहा कि मोदी पापा देखो ये नवीन जिंदल, ये नूपुर शर्मा, ये बदतमीज हो गई है, इसको रोक लो, वरना जो है पड़ोस से धमकी आएगी, पड़ोस से शिकायत आएगी, पड़ोस से वरना आएगा। तब मोदी जी ने नहीं सुना, और जब पड़ोस के लोग कहने लगे कि ये नवीन जिंदल बदतमीज है, ये नूपुर शर्मा बदतमीज है, तब तुमने एक्शन लिया। यानी कि हमारी इन पड़ोसी मुल्कों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, पड़ोस में तो आपके अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये पड़ोस में तो है नहीं आपके, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ा पड़ोसी मान रहे हैं, वो आपको लगता है, अच्छा वो लगता है आपके लिए लड़ने आए हैं? हाँ अब्दुल मन्नान साहब, वो आपके लिए लड़ने आए हैं? ये पड़ोस के मुल्क जो हैं, ये खत वो उन्होंने आपके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? रसूलुल्लाह के लिए लड़ना आएगा, लेकिन इंटरफेरेंस जो हुआ उनका, ये हमारे लिए शर्मनाक है। हमारे एम्बेसडर को तलब किया गया कतर में, हमारे एम्बेसडर को तलब किया गया ईरान में, हमारे एम्बेसडर, अरे एब्सोल्युटली शर्मनाक है। पर मुझे ये बताइए कि ये आपके बचाव के लिए आए थे? इन्होंने खत किसके लिए लिखा? आपके लिए लिखा? और अलकायदा से अब्दुल मन्नान के लिए लिखा? हमारा क्या मतलब अलकायदा? अरे मैं अलकायदा की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो कतर, ओमान, कुवैत की बात कर रही हूँ। आप अलकायदा का रट्टा मार रहे हैं। बात सुनो, ऐसा है कि जब हम कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि एक्शन लो नूपुर पर, तब आपने नहीं सुना। डॉक्टर मन्नान कह रहे थे एक्शन लो। हैदराबाद में आपके एमएलए के बेटे पर भी तमाम तरीके के एक्शन लेने की बातें हो रही थी, पता है ना अब्दुल मन्नान साहब आपको? तो आपके एमएलए के बेटे पर रेप के आरोप को लेकर बड़े एक्शन की आवाजें उठ रही थी, तब कान में क्या किया था? रुई डाल दी थी आपने। कहाँ की बात आप कर रही हैं? कब की बात आप कर रही हैं? अरे आपको यही नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है कब की बात आप कर रही हैं, कहाँ की बात कर रही हैं? अच्छा, आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके एमएलए के बेटे साहब जो हैं, उनकी करतूतें पूरी दुनिया में जाहिर हो रही है? अरे भाई कौन से एमएलए की, किस एमएलए की, कहाँ के एमएलए की? आप बताइए ना मुझे, मैंने तो आपको हेडलाइंस दे दी है। आप बताइए ना, आप जिम्मेदारी ले रही हैं, आप बोल रही हैं, तो हैदराबाद के आपके एमएलए के बेटे के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं आपको? ये तो बताइए। नाम बताइए ना। अगर पहली बात तो मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ। अगर ये ऐसा कुछ है तो कानून अपना काम करेगा, कानून जो एक्शन लेना है वो लेगा, लेकिन इससे अब यहाँ कानून, यही सुनना चाह रही थी, जो कानून आपके एमएलए साहब के बेटे के चक्कर में करेगा, वही कानून अब नूपुर और बाकियों के केस में भी करेगा। ये गुस्ताखे रसूल नहीं था? किसी बच्ची के साथ बदहुरमती करना गुस्ताखे रसूल था कि नहीं था? मुझे ये बताइए कि इस पर कानून डिसाइड करेगा। अरे भाई, तो ये पैनल कहीं तो चैलेंज करके कोई थोड़े टीवी चैनल पे कोई बात कह रहा है, जो सजा हो सजा दीजिए, लेकिन आप फ्रिंज एलिमेंट को बिठा के जो डिबेट करवाती है ना, तो ये जो एमएलए, अरे आप उधर मत जाइए ना। फ्रिंज एलिमेंट कहाँ है यहाँ पर? बताइए कौन है फ्रिंज एलिमेंट, बताइए। फ्रिंज एलिमेंट तो एमएलए साहब के बेटे ने, उसके ऊपर जो आरोप है वो गुस्ताखे रसूल है कि नहीं अब्दुल मन्नान साहब? अरे भाई, जब उसके बारे में हमें नहीं जानकारी है तो कहाँ से मैं बता दूं कि आपको बाकी तमाम लोगों के बारे में जानकारी नहीं है और अपने घर के लोगों के बारे में ही जानकारी नहीं है। रुकिए, मैं इतना आपके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। नहीं, मन्नान साहब, मैं इतना अत्याचार आपके साथ नहीं कर सकती हूँ। आप ऐसा की नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। नहीं, मैं बहुत काइंड हार्टेड वुमन हूँ, मैं बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ, महिला हूँ। ये छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, आपको सुनता आया हूँ। ये छोटी बात है। आपको सोचना चाहिए ना कि जिन देशों के दबाव में आप फैसला ले रहे हो, जिन देशों के बीच, अरे आप उन देशों की बात मत कीजिए ना, आप मुझे अपने एमएलए के बेटे के बारे में बताइए।
तुम क्यों फ्रिंज एलिमेंट दिखा के डिबेट करवाती ये तुम फ्रिंज बताओ एलिमेंट ना। है कि नहीं है? अब तुम पर आ गए। मैंने आप आपके fringe एमएलए के element बेटे बैठते पर आरोप क्या जाहिर किए, मैं तुम हो गई। पता नहीं किस MLA की थोड़े बात टाइम में करते आप हो, मुझे कौन से तू कर MLA बात देंगे। करते हो, कौन सा मामला दिखता है? कहाँ से ढूंढ के ले आती हुए मुद्दे? अरे मुद्दा कुछ और होगा। ये ले आपने- आओगी तो- इतना बड़ा रूबिका- मुद्दा है, रूबिका, ये आपने इतना इन्हें फंसा बड़ा दिया। मुद्दा है। हाँ, मैं ये कह निकल रही नहीं हूँ, पाएंगे एक आपके एक बेटी से बलात्कार का आरोप है आपके एमएलए के बेटे पर, वो गुस्ताखे रसूल है कि नहीं है? जवाब दीजिए। इसका गुस्ताखे रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर है तो है। हाँ, उसका रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। रसूल से नहीं है। रसूल के नाम को उनकी बेटी ने आगे बढ़ाया। रसूल को अपनी बेटी पर जितना फख्र था किसी पर नहीं था। वो अपनी बीवियों को जितनी मोहब्बत से रखते थे कोई नहीं रखता था। और अगर आप एक महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार करते हैं वो छोटी चीज हो जाती है। असल गुस्ताखे रसूल आपके एमएलए के बेटे ने किया है। गुस्ताखे रसूल तो मामला मन्नान साहब, गुस्ताखे रसूल को तुम मैं बताती हूँ आपको असलियत क्या है। नुपुर शर्मा के पीछे तो आप लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जो असल काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, रसूल का नाम बदनाम कर रहा है, उसको बचाए फिर रहे हैं आप लोग। आप जरा पता कीजिए मैं किस एमएलए और किस एमएलए के बेटे की बात कर रही थी। मैं इतना अत्याचार नहीं करूंगी आप पर, बहुत कम आप मेरे डिबेट में आते हैं मन्नान साहब। आप गहरी सांस लीजिए और उसके बाद मैं 3 लोगों से बात करूंगी। इतना टाइम होगा आपके पास कि आप फोन लगा के पूछ लो, भैया रूबिका किसकी बात कर रही है, कौन एमएलए का बेटा, मुझे बता तो दिया जाता। आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको इतना वक्त दे देती हूँ। जनरल सिन्हा है, फिरोज बख्त साहब है, मनोज काका साहब है, इन तीनों के पास जाऊंगी, तब तक आप फोन करके पूछ लीजिएगा बचाव कैसे किया जाए। फिरोज बख्त साहब, गुस्ताखे रसूल पर बात करेंगे, जी खुद के आचरण को देख मन्नान नहीं साहब पाएंगे। थोड़ा सा दूसरों को भी वक्त दीजिए। मन्नान साहब और लोग भी हैं डिबेट में, यू आर नॉट दी ओनली वन। अब्दुल मन्नान साहब और लोग भी हैं डिबेट में मेरे भाई। अरे लगातार बोल रहे हैं आप, सवाल उन्होंने मुझसे किया है भाई। थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुन ली, आप लगातार बोलेंगे। रूबिका, इनको बोलने दीजिए, मैं खामोश हो जाता हूँ। इनको बोलने दीजिए, ये खामोश नहीं हो रहा है। इनका फीडर जो है लो करिए। अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। पता कीजिए मैं कौन सा आरोप लगा रही हूँ आपके ऊपर और किसे कह रही हूँ गुस्ताखे रसूल है कि नहीं। रूबिका, फिरोज बख्त साहब, रूबिका मैं जवाब देता हूँ इनका। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इन्होंने गुस्ताखे रसूल की बात करी, इन्होंने रंगीला रसूल की बात करी। लानत है ऐसे लोगों पे, ठीक है, जिन्होंने ये रंगीला रसूल बनाई। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके जो छोटे बिरादर हैं, क्या नाम है इनका, अकबरुद्दीन ओवैसी, एक मेरे पास 1 मिनट का वीडियो है, उसमें जिस तरीक़ा से उन्होंने तोहमत लगाई है, तोहमत और बहुत ही गलत गलीज़ तरीक़े से बात करी है इन्होंने हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की, हंसे हैं। और उसके बाद उनका जैसे लॉर्ड मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड रामा है, मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड रामा है, गॉडेस पार्वती हैं, गॉडेस लक्ष्मी हैं, गॉडेस दुर्गा हैं, गॉडेस काली हैं, सबका मजाक उड़ाया। और मजाक उड़ाने के बाद इन्होंने ये कहा, अरे किन मनहूस लोगों के नाम ले दिए। ये तो इनका टोन टेन्योर है, ये क्या जाने कि ये खुद ही गुस्ताखे रसूल है। और इस्लाम ये कहता है, अरे हंसो मत, दिस इज़ अ वेरी सीरियस डिबेट, ठीक है, दांत मत निकालिए। और इस्लाम ये कहता है दूसरे मजहबों के राहिबों को, उनके जो बड़े लोग हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनको बुरा ना कहो। ये तो कुरान में लिखा है, इसको आप डिनाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके जवाब पे। देखिए, आपने फिर दांत निकालने लगे, किस किस्म का शख्स है ये। आपने बात करी, सुनिए, दांत मत निकालो, दिस अ वेरी सीरियस डिबेट, ठीक है। मैं बात करता हूँ अरब देशों की। अरब देशों में क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। आपने एक बात कही रूबिका शुरू में, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने कहा हिंदुस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के जो राजनयिक हैं उनको बुला के उनको, ये बात हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल शर्मनाक नहीं है, उन अरब देशों के लिए शर्मनाक है कि जिन्होंने मोदी को 7 अरब नेशंस ने, मुस्लिम नेशंस ने टॉप अवार्ड्स दिए हैं, ठीक है। मोदी के हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो इस तरह से हिंदुस्तान के साथ ज्यादती करते हैं तो उनकी जो ट्रेड है, जो टैक्स फ्री ट्रेड है $82 बिलियन की, उनको नुकसान होगा। हिंदुस्तान तो तेल और गैस किसी और से ले लेगा। इन मुस्लिम ममालिक को होश में आना चाहिए। 56 मुस्लिम ममालिक, ये एक इसराइल को नहीं संभाल सकते, ठीक है। मैं अभी आखिर में कहना चाहूँगा, बात आई थी नुपुर की।
इस्लाम के अंदर दो चीज़ें हैं, और ये मैं पढ़ता हूँ, अगर किसी ने गलती की है या किसी का दिल दुखाया है तो उसमें दो चीज़ें हैं, तो सज़ा दे दें आप उसको, ठीक है, या फिर उसको माफ़ कर दें, ठीक है। अल्लाह उसको पसंद करता है जो माफ़ करता है, ठीक है, अल्लाह उसको पसंद करता है जो रहम करता है। एक स्टेटमेंट कह के बात ख़त्म करता हूँ, 5 मिनट। whoever suffers an injury and forgives the person responsible, Allah will raise his status and remove one of his sins. इस्लाम तो ये बात कहता है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी पार्टी के एमएलए के जो बेटा है उसने रेप किया है, 17 साल की लड़की का रेप किया है, मुझे उसका नाम पता है, लेकिन मैं कानून को फॉलो करते हुए उसका नाम नहीं बताऊंगा। आप जाके पूछिए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से पता कीजिए कौन है वो एमएलए, ठीक है। क्या ये गुस्ताखे रसूल नहीं है? आप मजाक उड़ा रहे थे रूबिका का, ये भी गुस्ताखे। अरे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने तो खवातीन को उनका हक दिया। आपकी वजह से हम ये कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, हैं? क्या करते थे अरब? प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले बच्चियों को दफना देते थे, ठीक है, और हर आदमी उनका इस्तेसाल करता था। अरब लोगों में इस्लाम आया, उन्होंने इस्लाम आया तो खवातीन को उनका हक दिया। आप फंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे छोटे भाई हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी, आप बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीजें जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करती है, लेकिन कई ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट भी हैं और वो ये बताते हैं कि हम सबसे बड़े पैरोकार हैं इस्लाम के। सारे काम उनके गंदे, सारी नीयत उनकी गंदी, लेकिन खेलेंगे ऐसे। अरे अपने एमएलए के बेटे को संभालिए, रूबिका, ये अपने एमएलए के बेटे को संभालिए, ये अपने, ठीक है, और इस तरीके से उंगली मत दिखाइए मुझे। को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, इस तरीके से उंगली मत ये दिखाइए ना अपने को इस्लाम का दुकानदार जवाब समझते हैं। दीजिए जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये उंगली कभी मेरी दांत तरफ निकालते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप बताइए, मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे सवाल का जवाब देने के बाद क्या गुस्ताखे रसूल इसमें है कि नहीं है? एक बच्ची के साथ आरोप है, एक बच्ची के साथ बलात्कार करने का, क्या ये आरोप है? और ये गुस्ताखे रसूल के उस कैटेगरी में आता है कि नहीं? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए अब्दुल मन्नान साहब। फिरोज बख्श साहब, एक सेकंड, मेरे 3 और लोग, और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मन्नान साहब, आप जैसे लोग धब्बा है इस्लाम के नाम पर, आप जैसे लोग लानत है इस्लाम के नाम, आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। यहाँ बैठकर आज बचाने की कोशिश मत कीजिएगा और मेरे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे निबंधन के रूप हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप? क्या आप जानते हैं? मछली बाजार मत बनाओ अपने डिबेट को। क्या मछली बाजार? मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। अरे रहने दो, आप बताइए, सामने आओ। आप बताइए, हैदराबाद आऊंगा, आप बताइए, दारुस्सलाम आऊंगा, तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा, है तुम्हारी खबर लूंगा, ठीक है। हैदराबाद आ रहा हूँ, दारुस्सलाम आऊंगा, ओवैसी के सामने आऊंगा, दोनों बरादरान के सामने आऊंगा और देखूंगा क्या कर सकते हो। है ठेकेदारी कर रहे हो मुसलमानों की तुम। एक जरा सी सीट के लिए, पार्लियामेंट सीट के लिए हैदराबाद की तुमने पूरी कौम को बेच दिया, इस्लाम को बदनाम कर दिया। अरे किस तरह के लोग हैं आप? अरे आप जैसे मुसलमानों की वजह से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहा है। शेम ऑन यू, शेम ऑन ओवैसी, शेम ऑन अकबर ओवैसी, शेम ऑन असदुद्दीन। अरे रहने दो आप, मैं अरे तुम कैसे मुसलमान हो? हैं? अरे रहने, आप कैसे मुसलमान? आपने अरे पढ़ के आया करो, कुरान पढ़ के आया करो, हदीस पढ़ के आया करो, ठीक है। अरे तुम, लानत है तुम जैसे मुसलमानों पे। अरे तुम आग लगाते हो, हिंदुस्तान को बदनाम करते हो तुम लोग, हैं? अरब मुल्कों में तुमने हिंदुस्तान को बदनाम किया, तुम्हारे जैसे लोगों ने। हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पूरे अरब ममालिक में। तुम जैसे लोगों की वजह से हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, लानत है। अब्दुल मन्नान साहब, मछली बाजार कौन बना रहा है वो पूरा देश देख रहा है। अब रुक जाइए, नहीं इतना आगे मत जाइए, अब रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। मर्यादा में बहस कीजिए, शब्दों को ध्यान में रखते हुए बहस कीजिए। मैं फिर कह रही हूं, मैं ना पर्सनल अटैक करती हूं और ना बर्दाश्त करती हूं। सीधा सा सवाल था, उस सवाल का जवाब आपने मन्नान साहब नहीं दिया है। मैं दोबारा आ रही हूं और दोबारा आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान। जनरल सिन्हा, ये चिट्ठी जो है, इनफैक्ट के सिन्हा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मनोज काका भी हमारे साथ बने हुए हैं और हारिस जुनैद साहब भी। हारिस जुनैद साहब,
ये चिट्ठी, इसमें सारे इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है, बाकायदा एक आध जगह आयत को भी मेंशन किया गया है। फिर उस बात का भी जिक्र किया है, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते रहते हैं कि एक दिन जो है यहाँ पर झंडा लहराएगा, वो झंडा लहराएगा जो पूरी दुनिया में लहराएगा। ऐसे कई लोग होंगे जो इस चिट्ठी को देखकर आज प्रसन्न भी हो रहे होंगे। बहुत कम लोग हैं लेकिन होंगे। क्या अभी आवाज़ नहीं आ रही है? जुनैद साहब, कुछ आज हाँ कुछ आज कनेक्शन का इशू हो रहा है। हाँ जुनैद साहब सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, बिल्कुल। आपने वो चिट्ठी पढ़ी? हाँ, मैं शुरू की बात पर अपनी बात हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने जो समझा है, शायद आप अलकायदा की चिट्ठी के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, सही है। हाँ, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जाहिर सी बात है कि हम किसी को ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। जो भी कलमा पढ़ रहा है वो मुसलमान है। हमें किसी को हक़ नहीं है कि किसी को हम काफिर कहें। जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान अपने आप को कहता है वो मुसलमान है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसकी निगहबानी, इसकी पासदारी, ये हमें इस्लाम सिखाता है कि लॉ ऑफ द लैंड की सिर्फ हिफाजत नहीं की जाए, अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा दी जाए। जाहिर सी बात है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी मसाइल हैं, हम चाहते हैं ये हैं कि उसका सद्दबाब हो, वो ख़त्म हो। जाहिर सी बात है कि चूँकि अल्लाह के रसूल का जो मामला है तमाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कुछ कह तो नहीं सकते उसके बारे में। अपने जो मुसलमानों के जो अलग अलग जगहों के रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम इतनी सी बात ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो कुछ भी एक्शन ले, यहाँ के मुसलमानों को सामने रख करके ले। आप अलकायदा को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों ये मुसलमान हैं। अलकायदा में हर वो शख्स जो आतंकी है, जो पूरी दुनिया को तबाह नेस्त नाबूद कर देने के ऊपर तुला हुआ है, खुद तो अब ख़त्म हो चुका है, वो मुसलमान है, वो पैरोकारी करेगा इस्लाम की। आप ये कह रहे हैं हारिस साहब? नहीं, देखिए मेरा अपना अप्रोच ये है कि मैं किसी को भी, चूँकि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन अलकायदा की जो हरकतें हैं, जो शुरू में आपने बात कही थी कि बच्चों का कत्ल कर देना, ये कर देना, ज़ाहिर तो उग्रवाद तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तक का तो मतलब ही होता है सलाम, पीस और सलामती है, तो उसका उग्रवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से अलकायदा गलत है और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम इदारों ने उसके ख़िलाफ़ फतवा दे रखा है कि अलकायदा दहशतगर्द तंजीम है और उससे न कोई ताल्लुक़ है। इसका सिरे से मैं उसकी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अलग से एक बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो बातें आई, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ कि मैं उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुत से ममालिक ने ख़त भेजा, यहाँ के सफ़ीर को बुला करके बात की, मैं उस सिलसिले में मैंने बात की है। जो कोई हुकूमत है, जो यूएन की ने जिसको तस्लीम कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे सरफिरे और दहशतगर्द तंजीमों की मैं बात नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में वो बड़ा कंफ्यूजिंग था कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको मुसलमान मान लेना चाहिए, तो ये तो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पसुपेश में आ गई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, उससे पहले रुक जाइए ना। नहीं सर प्लीज एक सेकंड। जनरल सिन्हा, अलकायदा को ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बैसाखी मिल गई है। उसे लग रहा है कि इससे उसके मॉड्यूल में काम करने वाले बहुत से जुड़ जाएंगे। हारिस साहब एक सेकंड रुक जाइए। जनरल सिन्हा, ये जो तस्वीरें उसने देखी होगी, जनरल सिन्हा, हाथों में पत्थर है, मकसद कुछ और है, तो उसे लगा होगा कि यहाँ पर तो एंट्री कर लेनी चाहिए। देखिए रूबिका, जो आप सवाल कह रही हैं, खास करके आज जो अलकायदा का ये लेटर आने के बाद जिसमें उन्होंने कहा फाइट फॉर ऑनर ऑफ प्रॉफिट, उसके आड़ में वो क्या करना चाहता है? फिदायन अटैक करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में गजावत हिंद का, जो कि एब्सोल्युटली एक फ्लॉड है और वो मोरलेस खत्म हो चुका है। 120 से 150 आतंकी
जिसको यूएन ने डिजिग्नेट किया है। जब IS खुरासान प्रोविंस आया तो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम देखिए क्या चेंज कर दिए, लेटर को जरा ध्यान से पढ़िए, अल कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया हटा दिया उन्होंने, द सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उनको प्रॉब्लम है। तो आपकी जो बात है आज डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। हम, आप, अरुबिका, मैं आपको इस पैनल में जितने बैठे हैं सब ने जो प्रॉफिट के ऊपर में कोई भी एक बात भी कही है सब ने उसको नकारा है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं यही नहीं कहता कि यदि कोई मुस्लिम देश है जहां पर वो आपको बुलाकर कहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर में कोई बात इंडियन के धरती से नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मुझे मानता हूं। मगर हाँ, उसकी आड़ में गजावत हिंद का यदि किस तरह से जो आप बात उठा रही है, क्योंकि उनकी नजरें कहीं और है, उनका बहाना कोई और है, इस बहाने के पीछे छिप करके एक है जिसके ऊपर में एक्शन ले लिया इंडियन स्टेट ने, उसको आपने अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप। मगर आप जब एक एक्सट्रीम की बात करते हैं, जब आप कहते हैं, जब चाहे वो मुस्लिम इसमें समुदाय में हो या किसी भी अदर समुदाय में हो, जिसको कट्टरता कहते हैं, जिस कट्टरता के लिए आप आज जिस तरह से चीजें हो रही हैं कोई उसको डिनाई नहीं करता। आपने सवाल उठाया कि इस लेटर के बाद क्या किसी मुस्लिम देश ने इसका भर्त्सना की, किसी ने इसके ऊपर बोला? एक देश ने नहीं बोला है। मुझे आज डिबेट हो रही है, हो सके कोई भी देश अल कायदा के ऊपर में यदि बोलने की हिम्मत रखता है तो फिर मैं मानूंगा। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि इस देश के अंदर में किसी को भी प्रॉफिट के, जिस भी समुदाय के किसी भी अपशब्द का, किसी भी रॉन्ग चीज का, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की बात नहीं होनी चाहिए। यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो करना चाहता है अल कायदा वो गजावत हिंद है, वो डालना चाहता है कट्टरता में मुस्लिम शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और इस पैनल में मुझे, मेरे को छोड़कर आप उसी मत को मानते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के के विचारों को मानते हैं। तो आपने बातें उठाई हैं, आपने बातें बताई हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है रुबिका जब आप इस तरह की डिबेट में इनके मुंह से ये बातें सुनती हैं तो इंडियन जो हमारा देश है उसको एक ढाढ़स बनता है। मगर उतने ही तरीके से जो मेरे भाई साहब सेकंड बातें उठा रहे थे और अपनी जोर से चिल्ला रहे थे और उस आड़ में छिप करके करना चाहते हैं भारत देश के ऊपर में वॉर, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चलनी चाहिए। फिर मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ। आप पैनल में बैठे हुए दूसरों को सुनिए, वो सारे उसी मत को मानते हैं, उसी मत को जानते हैं। वो ऐसे लोग इस देश को बनाना चाहते हैं, इस देश के ऊपर है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, आप क्यों नहीं कहते? जो इस पैनल में बैठे हुए लोग दूसरे कहते हैं तो क्यों नहीं कहते आप ये बात? क्यों उनके आड़ में छिप करके अल कायदा का सपोर्ट करते हैं आप क्यों नहीं कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश ने, जब उन्होंने हमें बताया कि ये बात जो निपुर शर्मा ने किया गलत है, मैं कहता हूँ गलत है, तो आप ये कहिए कि वो भी कहें। एक सेकंड अब्दुल मन्नान साहब ने अपने तीसरे ही सेंटेंस में अल कायदा को नकार दिया था। अब्दुल मन्नान साहब ने अपने तीसरे ही सेंटेंस में, और इस बात की मैं गवाह हूं, कह दिया था कि अल कायदा की हैसियत ही क्या है। तो मुझे नहीं पता है जनरल सिन्हा आपने ये बात सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन अब्दुल साहब ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि इसकी क्या हैसियत, ये होते कौन है। मैं सुना देखिए, ये डिबेट जो है ये अल कायदा के इस चिट्ठी के ऊपर का डिबेट है। ये डिबेट ना कि क्या इस्लाम के अंदर में के ऊपर डिबेट नहीं है, क्योंकि मैं यदि सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठा हूं, यदि मैं उस तारीख दृष्टि से इसको देखता हूं तो मैं उस छिपी हुई चीजों को देखता हूं जो ये बताना चाहते हैं। दबी जवान में अल कायदा को आप कहते नहीं है। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट
एक नहीं सर, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, इस खत में उसने बकायदा जिक्र कर लिया है, वी से विद द हेल्प ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी द सैफरन टेररिस्ट शुड नाउ अवेट देयर एंड इन दिल्ली, बॉम्बे, यूपी एंड गुजरात. They shall find refuge neither in their homes nor in their fortified army cantonments. ये खत में लिख रहा है गीदड़ बप्पी में. यही रूबिका, मैं यही चीज को इंगित करना चाहता हूँ. आप इसके हेडिंग को पढ़िए, अल कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट, लिखते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, और बात करते हैं किस चीज की. सर ये अपने कॉन्टिनेंट में तो रह ना पाए, क्या करेंगे सब कॉन्टिनेंट में. मनोज काका साहब, देखिए इस वक्त जो माहौल, एक सेकंड सुबई खान, मनोज काका अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी. हारिस साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं. मनोज काका, आपके चेहरे की मुस्कान मुझे बता रही है कि आप इस बात को थोड़ा सा अपसेट है कि मैं देरी से आई हूँ. मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ और दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में ये जब ये बहस चली तो शुरू हुई गुस्ताखे रसूल से, अलकायदा की उसमें एंट्री हुई, फिर उसके बाद इस्लाम के कुछ ब्रांचेस पर भी आ गई, लेकिन कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है वो इसके लिए सबसे खतरनाक है. मनोज काका, देखिए रुक्का, आपके माफ़ी के लिए बहुत शुक्रिया, और माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है. मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि ये जो आज का जो विमर्श है, इस विमर्श में मुझे जो लगा कि व्यक्तिगत रूप से कम मुझे नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि कब से ये विमर्श चल रहा है. सवाल है, मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन से आपको बात शुरू करना कि डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, आज़ादी के बाद मुल्क जिनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलता है, वो कहते थे कि मैं किसी भी ऐसे धर्म को नहीं मानता जो मानवता और भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता है. तो सवाल यह है कि अब ये बात कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक जा रही है. सवाल यह है कि हमारा जो मुल्क है और जो उसकी सीधी सीधी बात है, आपके कई सारे संवादों में मैं बता चुका हूं कि एक लाइन पे हमारा मुल्क टिका है कि हम अनेकता में एकता का सिद्धांत पिरोए हुए हैं. हमारे संविधान के प्रस्तावना में बात करी गई है धर्मनिरपेक्षता की. मतलब राज का सीधा सीधा दायित्व यही है कि सभी धर्मों के प्रति वो समान भाव रखे, और राज्य से जो भी संबंधित लोग हों, जो भी सरकार से. अब फ्रिंज एलिमेंट का क्या कहा जाए, अब तो हमें दुख होता है. हम लोग तो कम से कम ये जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं विद्वान और विदुषी होंगे. अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने स्वयं कहा दिया है कि फ्रिंज एलिमेंट है. फ्रिंज एलिमेंट का जो हिंदी में मतलब होता है वो सीधा सीधा लंपट या असामाजिक तत्व होता है. तो अब सवाल यह है कि इस तरह के तत्वों का बढ़ावा क्यों दें. और कोई भी बाहरी ताकत के सवाल पर हम ये कहना चाहेंगे कि तालिबान और अलकायदा अपनी हैसियत में रहे. समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट मत है, हमारा ये मुल्क जो है इसमें भगत सिंह के साथ अशफाक भी शहीद हुए, वीर अब्दुल हमीद का ये मुल्क है. कभी भी कोई बाहरी ताकत भारत की अखंडता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. सवाल यह है कि लेकिन आपस में भी भारतीय जनता पार्टी को और खास करके मोदी सरकार को आप ऐसे लोगों को लगातार क्यों बढ़ावा देते हैं जो नफरत का व्यापार करना चाहते हैं. आपके जब प्रवक्ता थक जाते हैं तो जो लोग नफरत भरा बयान देते हैं उनको वो आगे आए. ऐसे लोगों को आप जेड श्रेणी तक की सुरक्षा देते हैं, उनको और बढ़ाते हैं आप. तो सवाल है कि जो हमारा संविधान है, संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हम सब एक समान है, हम एकता में. आप आज विकास की बात होनी चाहिए. बेरोजगारी, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार हम झेल रहे हैं. भूखमरी में हमारी बहुत हालात खराब है, किसानों की हालात खराब है. आप अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई में 24 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है. तो जो लोगों के जीवन के जो जरूरी सवाल हैं, उन जरूरी सवालों पर अगर बात हो जाए, और रूबिका जैसी विदुषी पत्रकार अगर लोगों के जीवन के जरूरी सवालों पर, बेरोजगारी पर, जो आर्मी भर्ती बंद पड़ी है उस पर, जो SSC GD के लड़के नागपुर से दिल्ली पैदल आने को मजबूर है, अगर इन सब सवालों पे जिस दिन विमर्श करेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ नहीं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? कानपुर हिंसा पर मुझे क्या बिल्कुल करिए, आंखें बंद करने, अमन और चैन रहेगा, तब तो विकास होगा. नहीं, बिल्कुल आंखें बंद न करिए. अच्छा, उस दिन रुबिका लियाकत, सुनिए ना, आप आंखें खोलिए थोड़ा बेरोजगारी पर. मैं बताती हूँ, बेरोजगारी पर आंखें खोलिए, महंगाई पर आंखें खोलिए. सुनिए ना, महंगाई, बेरोजगारी, उसी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में उस दिन क्या हो रहा था, आप मुझे बताइए ना, क्या हो रहा था उस दिन. कड़ी कार्रवाई
सुबह क्या हो रहा था, सुबह में निवेश हो रहा था और रूबिका लियाकत उसी की एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। फिर शाम होते होते क्या होता है, कानपुर की सड़कों पर हाथों में छोटे छोटे बच्चे पत्थर लिए नजर आते हैं, पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये खबर इम्पोर्टेंट नहीं है, पत्थरबाजी कर इस रहे हैं, खबर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अरे तो कार्रवाई होनी आप चाहिए। ये क्या, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं सुन पाऊंगी? मैं तो चूंकि पूरी तरीके बुनियादी से सुन रही हूँ, सुनेंगी, मैं पूरी आप तरीके से बुनियादी सुन रही सवाल हूँ। आप ये सुन कह नहीं रहे सकते। हैं, नहीं आप क्यों नहीं बुनियादी सवाल सुनूंगी? सुने। आप लॉ एंड सुनिए, ऑर्डर आप किसकी देखिए, जिम्मेदारी आप होती है? कितना भाई, लंबा लॉ बोले, एंड ऑर्डर किसी ने किसकी बीच जिम्मेदारी में, होती है? किसी के लॉ बीच एंड ऑर्डर में किसकी कोई नहीं जिम्मेदारी है? बोला, रूबिका, आपके बीच में कोई नहीं बोला। किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अरे को मनोज maintain करने काका, की आपने जिम्मेदारी मेरा किसकी शो होती देखा है, एक सवाल जब है से आपसे। ये जब लॉ एंड से ऑर्डर की कानपुर में maintain ये करने की जिम्मेदारी ये किसकी सब होती है? हुआ आप बता है, दीजिए। तब से लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस से रूबिका लेकर चला उत्तर रही थी, प्रदेश पुलिस मनोज से काका लेकर चला रहे थे कि सबको योगी सवाल आदित्यनाथ पूछे की गए सरकार हैं। चला रही अब आप हर डिबेट में नहीं सवाल नहीं शामिल सुन थे सकती ना, हैं। आप सुन नहीं सकते। सुनने की बात नहीं है, मुझे तो सवाल पूछने हैं, मैंने पूछ लिए वो सवाल। मनोज काका, मुझसे क्यों करेंगे आप? अरे सवाल लेंगी नहीं, सवाल मैं पूछूंगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कहां चूक कर गई। उनकी नाक के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, वहां पर बड़ा बड़ा निवेश जो है लाया जा रहा है और ये लोग हाथ में पत्थर लेकर पत्थरबाजी करते हैं। संयम का परिचय दीजिए। संयम क्या? थोड़ा धैर्य का परिचय जो आप दीजिए। चाह रहे हैं वही थोड़ा सवाल मैं धैर्य का पूछ परिचय रही हूँ। दीजिए, थोड़ा संयम का परिचय दीजिए। आपका उन्मादी भरा व्यवहार पूरा देश देख रहा है। ये अच्छा नहीं उन्माद देख रहा। कहाँ है? मैं एक सवाल मैं आपसे सवाल कर रहा हूं पूछूं कि तो लॉ एंड परेशानी, ऑर्डर- ना पूछूं तो लॉ एंड ऑर्डर, परेशानी। पुलिस आप चला रही थी कि पुलिस की जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस को और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है राज्य की। थोड़ा ये भी तो आप बात करिए। और वो किसने आई भी किसके साथ था? एलआईयू रिपोर्ट रूबिका लियाकत को कर रही थी, मनोज काका को कर रही थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कर रही थी? मैं आपके ठीक पहले बोल गई, आप कहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, पुलिस पर तो आप बड़े से सवाल कर देते हैं, बड़ा बड़ा सवाल लगा देते हैं और करना भी चाहिए। मेरा सवाल पुलिस पर आप सवाल नहीं करेंगे, विपक्ष के रहते अगर सवाल नहीं होगा तो किस पर सवाल होगा? आप कीजिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल कीजिए, मोदी सरकार पर सवाल कीजिए, होना भी चाहिए, विपक्ष का ये काम है। लेकिन दंगाइयों पर एक लाइन बोल पाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, दंगाइयों पर एक चंदौली से लाइन लेकर बोल पाएंगे? हाथरस तक पुलिस लोगों के घरों में घुस जुम्मे के मार की रही है। नमाज के बाद मैं जिस हाथ में जनपद से पत्थर आता हूं, उस लेकर जनपद में पत्थरबाजी गरीब करते की उन बेटी को लोगों पुलिस के ने बारे घर में में घुस मनोज के मार काका दिया। कुछ बोल पाएंगे? जो लोग भी पत्थरबाजी करें, जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे, आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोग कौन ये है? हम विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो पाएंगे जब शांतिपूर्ण जो तरीके लोग से कौन चलेंगे। है? अब ये तो पुलिस बताएगी ना। जो लोग भी शामिल हो पत्थरबाजी में, चाहे अराजकता फैलाने में, चाहे उन्मादी भरा व्यवहार बात करने में, फिर वैसा तो चाहे नहीं होगा ना। नफरत फैलाने अभी में, एक चाहे शख्स वो को फांसी की सजा मिली थी, आप लोगों ने केस वापस लेने की बात कही थी मनोज काका, पता है ना क्या हुआ था? ये भी मेरा, सब जो जिस पर हाथ रख दूं मेरा, ऐसे नहीं चलता है ना। मेरे हिसाब से सब चले, ऐसा नहीं चलता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में रहने के लिए। बाबा उड़िया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।